हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपर्शन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैं आपको एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिवाइज करा देता हूं। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे जो प्रोडक्ट का टोटल मास होता है वो हमेशा रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल रहता है। और यू कैन से इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास होता है, जो मैटर होता है, ना ही वो क्रिएट होता ना ही वो डिस्ट्रॉय होता। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल पे लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया था, और जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था तो वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई थी। तो जब हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो वहां पे जो प्रोडक्ट बने विच इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब हमने उन प्रोडक्ट्स का मास टोटल किया तो वो भी हमारा 100 ग्राम निकल के आया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। और आज हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या बोल सकते हो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस लॉ को। तो देखिए, एक केमिकल कंपाउंड, सो a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass। तो देखिए, कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बना होता है, और उन एलिमेंट्स का जो मास होता है उनका रेशियो सेम रहता है। मैं आपको समझाता हूं इसको। देखिए, मान के चलिए आपने कोई केमिकल कंपाउंड लिया है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। केमिकल कंपाउंड हमारा वाटर हो गया। सो वी हैव टेक वाटर। ठीक है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है विच इज वाटर। तो देखिए, वाटर ऑलवेज कंटेन्स टू एलिमेंट। जो हमारा वाटर है वो हमेशा दो एलिमेंट से मिलके बना होता है। किस किस से? वन इज द हाइड्रोजन, अदर इज द ऑक्सीजन। ठीक है, सो वाटर इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। One element is the hydrogen and other element is the oxygen। और इस कंपाउंड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके अगर हम मासेस का रेशियो लेते हैं तो देखिए, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो हमारा 1 होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हमारा 16 मास होता है। ठीक है, ये सारे मासेस आपको अभी इसी चैप्टर में आगे जाके क्लियर हो जाएंगे। एटॉमिक मास का कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे, एटॉमिक वेट आपको क्लियर होगा, एटॉमिक नंबर आपको क्लियर होगा, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 ग्राम होता है, मतलब 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। हाइड्रोजन का मास हम 1 लेके चलते हैं, ऑक्सीजन का मास हम 16 लेके चलते हैं। तो जो वाटर होता है, वाटर एक कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है, और वो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं। मैं एलिमेंट और कंपाउंड्स आपको पूरा समझा चुका हूं पिछले चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का मास है वो कितना है? 16 है। अगर मैं 1 और 16 का रेशियो लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1:16 आ जाएगा। इसका मतलब, अच्छा, यहां पे H2O में कितने हाइड्रोजन है? यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का मास तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16 हो गया। और जब हम इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो H2O होता है, H2O में 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया? चलिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। देखिए, हमने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के हिसाब से क्या होता है? कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बना होता है, और वो जिन एलिमेंट से मिलके बना होता है उनके जो मासेस का प्रपोर्शन होता है, उनके जो मासेस का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता है। जैसे देखिए, मान के चलिए
आपने जो वाटर है, यू हैव टेकन वाटर फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेज, आपने बहुत जगह से वाटर को कलेक्ट किया है। जैसे आपने 100 ग्राम वाटर का सैंपल लिया है। इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, ये अकेला एग्जांपल आपको पूरा का पूरा लॉ क्लियर कर देगा। 100 ग्राम वाटर हमने कलेक्ट किया है, और कहां कहां से कलेक्ट किया है? पहले हमने 100 ग्राम वाटर को समुद्र से कलेक्ट किया है, सी से कलेक्ट किया है। फिर हमने 100 ग्राम वाटर को किसी पॉन्ड, तालाब से लिया है, ठीक है। फिर हमने 100 ग्राम वाटर को किसी कुएं से लिया है, वेल से लिया है। इसी तरीके से हमने रिवर से 100 ग्राम वाटर लिया है, और हमने अपने घर में जो हमारी टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है, वहां से हमने 100 ग्राम वाटर को लिया है। तो देखिए, हमने वाटर को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ पे कलेक्ट किया है, और कलेक्ट करने के बाद हमने क्या पाया कि वट एवर बी द सोर्स, चाहे कोई भी सोर्स हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, झरना हो, या हमारे घर का पानी हो, हमेशा जो वाटर होता है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। वन इज द हाइड्रोजन, अदर इज द ऑक्सीजन। और किस रेशियो में जुड़ा होता है? सो वाटर को आप किसी भी सोर्स से ले लो, हमेशा जो वाटर होगा वो H2O ही मिलेगा आपको। मतलब यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में जुड़े होंगे? H2O की फॉर्म में केमिकली कंबाइंड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप समुद्र से पानी का सैंपल ले रहे हो तो वाटर H2O है, और अगर आप किसी नदी से पानी को कलेक्ट करते हो तो वो H3O हो जाएगा या HO हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये लोग क्या बताता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है वो हमेशा फिक्स एलिमेंट से मिलके बना होता है, सेम एलिमेंट से मिलके बना होता है, और उन एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशियो होता है, उन एलिमेंट्स के जो मासेस का प्रपोर्शन होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। मतलब जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, अगर मैं वाटर में एलिमेंट्स का मासेस लेता हूं, सो आपको पता है हमारा जो वाटर है वो हमारा क्या होता है? H2O होता है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16। ये सब आपको आगे समझ आ जाएगा, अभी के लिए बस याद रख लो। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 एटॉमिक मास जो होता है। अब यहां पे इस कंपाउंड में, वाटर में कितने हाइड्रोजन कंबाइंड है? 2 हाइड्रोजन कंबाइंड है। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2 × 1 हो गया। ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है? 16 है। तो अगर मैं इनके एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2:16 मिलेगा। और कैंसिल आउट करूंगा सिंपल रेशियो में तो 1:8 मिलेगा। मतलब आप पानी को कहीं से भी ले लीजिए, समुद्र से, तालाब से, नदी से, अपने घर से, हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 1:8 मिलेगा। ये एक फिक्स रेशियो होता है, ये कांस्टेंट रेशियो होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि जो भी केमिकल कंपाउंड हम लेते हैं वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और उन एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो वाटर में हमेशा एक मास हाइड्रोजन का होगा तो 8 मास ऑक्सीजन का होगा। अगर मैं आपसे कहूंगा 3 मास हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि एक मास के साथ 8 ग्राम है, तो 3 के साथ 24 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको आसान बनाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए CO2 भी हमारा एक कंपाउंड होता है, ये भी हमारे दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। वन इज द कार्बन, अदर इज द ऑक्सीजन। जो कार्बन का मास होता है वो हमारा 12 होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हमारा 16 होता है। तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम है तो 12 मास हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक का 16 तो 2 का कितना हो गया? 16 तो जा 32। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। तो यहाँ पे CO2 में एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो कितना आ गया? 3:8 आ गया। इसका मतलब CO2 एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलके बना है। वन इज द कार्बन, अदर इज द ऑक्सीजन, और उन दो एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशियो है वो कितना है? 3:8। मतलब 3 mass of carbon combines with 3 parts of mass of carbon combines with 8 parts by mass of oxygen to form CO2। तो CO2 में 3 मास तो कार्बन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है और 8 मास किसका कंट्रीब्यूट कर रहा है? ऑक्सीजन का कर रहा है। तो CO2 हमेशा किस रेशियो में मिलेगा? 3:8 में मिलेगा। मतलब CO2 में जो उसके एलिमेंट्स है जिससे वो मिलके बनाए, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, उनके जो मासेस का रेशियो होगा वो हमेशा 3:8 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एटमॉस्फेयर में CO2 जो मिल रहा है उसमें एलिमेंट्स का रेशियो 3:8 है, और अगर आप लेबोरेटरी में जाके कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो
कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें वहां भी क्या मिलता है, CO2 गैस मिलती है। ठीक है, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ना, कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं इन द लेबोरेटरी, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे हमें क्या मिलता है, वन इज द कैल्शियम ऑक्साइड, अदर इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तब भी हमें CO2 मिलेगा, और इस CO2 में दो एलिमेंट्स मिलेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उनके मासेस का जो रेशियो होगा वो होगा 3:8। या फिर अगर मेरे को CO2 अगर मैं एटमोस्फेयर से कलेक्ट करता हूं तो वहां भी कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना मिलेगा, 3:8, विच इज अ कांस्टेंट। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ले रखा है, तो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी आपको क्लियर हो चुका है कि ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट मिलते हैं हमें, वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास, और वो एलिमेंट हमेशा जुड़े होते हैं फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। तो उनके जो मासेस का प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन मतलब रेशियो होता है, इस प्रपोर्शन वर्ड से कंफ्यूज मत हो। जैसे मैंने बोला 3:8, तो वो 3:8 मतलब 3:8 हो गया, समझ आ रहा है। एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम टू एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर एक कंपाउंड है जो हमेशा दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:8, विच इज अ कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट प्रपोर्शन है। अमोनिया, उसके बाद देखिए अमोनिया इज अ कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम टू एलिमेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ 14:3। अब इन्होंने एक अमोनिया का एग्जांपल लिया है। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। अमोनिया हमारा क्या होता है, NH3 होता है। अब NH3 नाइट्रोजन का जो मास होता है वो हमारा 14 होता है, हाइड्रोजन का मास मैं आपको पहले बता चुका हूं वो हमारा 1 होता है। तो नाइट्रोजन का एक एटम है तो 14 हो गया, हाइड्रोजन के कितने 3 एटम है, एक एटम का मास 1 है तो 3 का 3 हो गया, तो 14:3। यही मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली लिख रखा है। ठीक है, तो अमोनिया इज अ कंपाउंड विच इज फाउंड बाय टू एलिमेंट्स, वन इज अ नाइट्रोजन अदर इज अ हाइड्रोजन, एंड दे आर chemically combined in a fixed ratio by mass which is 14:3. So whatever be the source of ammonia, it always contains two element which combined in the fixed proportion by mass which is 14:3. So ये हमारा लॉ कहता है एग्जैक्टली यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1.03 ग्राम कॉपर से, ठीक है, तो 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम कॉपर। तो इतने कॉपर से क्या मिल गया हमें, इतना कॉपर ऑक्साइड मिल गया। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन डिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को जब हमने रिड्यूस किया तो हमें कितना कॉपर मिल गया, 2.938 ग्राम कॉपर मिल गया। तो हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, यू हैव टू ट्रीट बोथ एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली। तो आपको पहला एक्सपेरिमेंट लेना है। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहा है वो कि 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड किससे मिलके बना है, 1.03 ग्राम कॉपर, मतलब 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में 1.03 ग्राम कॉपर है। अब सीधी सी बात है, अब एक चीज सोचिए आप, देखिए कॉपर ऑक्साइड, अब कॉपर ऑक्साइड किससे मिलके बनाए, एक तो कॉपर से मिलके बनाए और एक आपका ऑक्सीजन से मिलके बनाए, है ना। और फर्स्ट केस में जो कॉपर ऑक्साइड है वो कितना है आपका, यहां पे 1.288, तो 1.288 ग्राम तो कॉपर ऑक्साइड है, और कितना कॉपर है आपका फर्स्ट केस में 1.03, ठीक है। तो 1.03 कॉपर आपका मिल रहा है किससे, 1.288 कॉपर ऑक्साइड से। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि अगर कॉपर ऑक्साइड हमारा 1.288 है और कॉपर हमारा इतना है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट का मास होगा वो ही रिएक्टेंट का मास होगा। इसका मतलब अगर कॉपर ऑक्साइड में 1.03 कॉपर है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, सो मास ऑफ कॉपर, तो कॉपर का मास यहाँ पे कितना है 1.03 ग्राम है, और कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 1.288 ग्राम। अब जो कॉपर ऑक्साइड है
आपका वो किस किस से मिलके बना है, एक तो कॉपर से और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड कितना है आपका 1.288। अब 1.288 में से कॉपर कितना है 1.03, बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। वो कैसे निकालेंगे, इस मास में से इसको माइनस कर देंगे। तो एग्जैक्टली हमने ये काम करा है। तो अगर हमें ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सो व्हाट इज मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड के मास में से हम कॉपर के मास को माइनस कर देंगे। तो कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 1.288 और कॉपर का मास कितना है 1.03, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 0.258। दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। समझ आया। अब देखिए हमें कॉपर का मास पहले ही पता था, हमने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना होगा, आप निकाल सकते हो। कॉपर का मास कितना है 1.03, रेशियो ऑक्सीजन का कितना निकाला है आपने 0.258। तो आप इनका रेशियो ले सकते हो, इनको डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप 1.03 को डिवाइड करोगे 0.258 से, किससे 0.258, जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो कट के कितना आ जाएगा, ये 4 रेशियो बना जाएगा। समझ आ रहा है आपको। यहाँ पे पॉइंट्स को हटा लेना, यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर 1000 चला जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, आपको यहाँ पे 4:1 मिलेगा, मतलब 4/1 मिलेगा। डिवाइड करना सबको आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। 2 एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड का मास हमें गिवन है, कॉपर का मास हमें गिवन है। अब सीधी सी बात है कि कॉपर ऑक्साइड मिलके बना है किससे, कॉपर से और ऑक्सीजन से। तो अगर कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का मास गिवन है तो बचा हुआ मास किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो माइनस करके निकाल लेंगे, जो हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या काम करा, इस कॉपर ऑक्साइड में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमने कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो निकाल लिया और वो हमारा कितना आ गया 4:1 आ गया। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। चलिए सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम। अब देखिए इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, कॉपर का जो मास है वो कितना है 2.938 और कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 3.672। तो देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। सो दिस इज अवर सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है, आपको पता है कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है, जब कॉपर प्लस ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है यहाँ पे 2.938। तो कॉपर ऑक्साइड है आपका यहाँ पे 2.938 और कॉपर का मास कितना है, सो यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉपर का मास, सॉरी कॉपर ऑक्साइड है 3.672। कॉपर ऑक्साइड को जो मास है वो है 3.672 आपका यहाँ पे, सो 3.672 और जो कॉपर का मास है वो है 2.938। सो कॉपर इज 2.938, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो सीधी सी बात है 3.672 माइनस 2.938। अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा एंड विच कम्स आउट टू बी 0.734, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.734 आ जाएगा, विच इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आप दोबारा क्या काम करोगे, आपको कॉपर का मास पता है, आपको ऑक्सीजन का मास पता है, यहाँ पे भी इनके मासेस का आप रेशियो ले लोगे। और अगर आप यहाँ पे रेशियो कैसे लोगे, तो कॉपर का मास है कितना 2.938, ऑक्सीजन का मास कितना है 0.734 और जब आप इनका रेशियो लोगे तो यहां पे भी रेशियो लेने के बाद कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। समझ आया 4:1। अरे बहुत इजी है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। 734 734 के पहाड़े में जो 2938 है 2938 ये 4 पे जाता है अराउंड। समझ रहे हैं ना आप, डिवाइड करा है जस्ट 2938 को आप 734 से डिवाइड कर लो, लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। अब ध्यान से एक चीज को समझना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना आया था 4:1 और हमने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया है यहां पे भी कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना आया है 4:1। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड को चाहे हम किसी भी एक्सपेरिमेंट से बना लें, चाहे कॉपर ऑक्साइड हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है, वहां पे कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा बाय मास। वहां भी 4:1, यहां भी 4:1 और कोई तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां भी जो मास होगा वो 4:1 आएगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड है
जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, कॉपर और ऑक्सीजन, और ये हमेशा एक फिक्स मास से जुड़ेंगे, चाहे कोई भी तरीका हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कहीं से भी सोर्स हो। समझ आया? तो ये एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, इजी एग्जांपल, बहुत आसान। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। अब हमें पता है, मैंने आपको समझा भी दिया है कि हमारा जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है H2O में, उनका मासेस का रेशियो कितना होता है? 1:8 होता है आपका, ये होता है ना। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen? ठीक है, 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना मास ऑक्सीजन गैस का जुड़ेगा? समझ आया? मतलब H2O जो हमारा होता है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं किस रेशियो में? 1:8 में वाटर बनाते हैं कंबाइन होके। वो कह रहा है कि कितना मास ऑक्सीजन का चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना मास हमें ऑक्सीजन का चाहिए। चलिए अब एक बहुत आसान सी चीज देखते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, तो H2O आपको पता है, जो हमारा H2O है, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मासेस का रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:8 होता है। आप निकाल चुके हो। इसका मतलब 1 मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइंड है? 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप देख सकते हो, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन होगा। अब बिल्कुल आसान है, आप एक चीज सोचिए, 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा? 3 8 जा 24 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगा। अरे आप सोचो ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 24 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो एक का पता है, 3 का निकालना है, तो बहुत आसान है। समझ आया? 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है बाय मास, तो 3 ग्राम कितने के साथ जुड़ा होगा? 24 ग्राम के साथ। सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपर्शन, और यू कैन से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और उन एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो होता है, जो प्रपर्शन होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। वो रेशियो मासेस की कभी नहीं बदलती, चाहे आपका सोर्स कोई भी हो, वेदर द सोर्स इज एटमॉस्फेयर, वेदर द सोर्स इज अर्थ क्रस्ट, चाहे आप किसी भी कंपाउंड को अर्थ के नीचे से माइनिंग करके निकालो, खुद के निकालो, चाहे एटमॉस्फेयर में मिले, चाहे लेबोरेटरी में मिले, हमेशा उस कंपाउंड में जो एटम्स के मासेस का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो फिक्स होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉ। अगर आपको अब भी कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।